कैसे हैं आप। मैं आपकी वर्कशीट नंबर 29 लेके आई हूँ, जो कि आपको मिली है 9 सितंबर को। इसके अंदर जैव प्रक्रम के बारे में लिखा गया है और पढ़ते हैं इसमें जैव प्रक्रम में क्या लिखा है। ये पौधों में संवहन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है किंगडम ऑफ एजुकेशन विद श्री, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। आइए पढ़ते हैं आपके वर्कशीट के अंदर क्या लिखा है। ये संवहन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? संवहन के बारे में। तो हम यहाँ संवहन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हम हिंदी में किस तरह लिखते हैं? संवहन। ठीक है, पौधों में जो संवहन है, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम व प्रचुरतम स्रोत है। तो पौधे हैं, ये सब खनिज लवण कहाँ से सबसे पहले ले सकते हैं? मृदा से, यानी कि मिट्टी से। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं उन्हीं से हो जाता है या उन्हीं से किया जाता है। अब मृदा के अंदर यानी मिट्टी के अंदर क्या है? पौधा का कौन सा भाग है? जड़ें हैं, तो जड़ों से ही अवशोषण होगा इन सब खनिज लवणों का। ठीक है। यदि मृदा के संपर्क में आने वाले अंगों के में क्लोरोफिल युक्त अंगों में बहुत दूरी है, यानी कि पत्तियों में और जो जड़ों में यानी कि बहुत ज़्यादा दूरी है, तो ऊर्जा का वह कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से वितरित हो जाती है या हो सकती है। यानी कि अगर पौधा बहुत छोटा है तो आराम से जो ऊर्जा कम लगेगी, सारे कच्ची सामग्री को पादप के हर शरीर के हिस्से में पहुंचाने के लिए ऊर्जा कम लगेगी, तब विस्तरण आसानी से हो सकेगा उस समय। लेकिन यदि पादप का शरीर बहुत बड़ा है तो यह दूरियां बढ़ गई हैं जड़ें और पत्तियों में। तो जैसे मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको, एक पौधा है, ये उसकी जड़ें हैं नीचे की तरफ और ये उसकी पत्तियां हैं। ये छोटा सा पौधा है, तो इन दोनों के अंदर दूरी कम है, तो जो भी अवशोषण हो रहा है वो आसानी से यहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा है, तो यहाँ से इस पत्तियों तक पहुँचाने में बहुत ऊर्जा लगेगी। ठीक है बेटा, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी ऐसे केस में। ठीक है, तो यही बात बताना चाह रहा है वो। अगर तो उस समय ये जो विसरण है, जो विसरण जो छोटे पौधों में चल रहा है, वो विसरण उस समय काम नहीं करता। ठीक है। इसके बाद है, ऐसी परिस्थिति में परिवहन कैसे होता है? संवहन या परिवहन जाइलम और फ्लोएम ऊतकों की मदद से होता है। ठीक है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको बता दिया गया है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में देखिए, पादप प्रचलन कहीं नहीं करते, जो पौधे होते हैं वो चलते नहीं हैं, और पादप शरीर का एक बहुत बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। पादपों में बहुत ज़्यादा मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसीलिए परिणाम स्वरूप पादपों में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। जो उनके अंदर तंत्र प्रणाली है संवहन की यानी परिवहन की, जो भी मतलब दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, संवहन या परिवहन, तो वो जो प्रणाली है बहुत धीरे है, धीमी गति से चलती है। ठीक है। इसके बाद है, हम देखेंगे जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। पौधा क्या करता है? पत्तियों से जो ऊर्जा बनती है पत्तियों में, वो और जो जड़ों से सामग्री ली है उसने, उन दोनों का भंडारण करता है। जैसे कि जो पत्तियों में खाना बनता है वो पूरे पौधे में फैला देता है, और जो जड़ों से अब्जॉर्ब करता है यानी कि जड़ों से अवशोषण करता है जिन चीज़ों का, खनिज पदार्थों या लवणों का, उनको पूरे पौधे में भंडारित या वहन कर देता है। तो सबसे पहले जो चालन पथ है, नलिकाएँ हैं जो हमारे पौधे के अंदर, वो कौन कौन सी हैं पढ़ते हैं। जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। जो जाइलम है, ज जाइलम, आप ध्यान रखिएगा, ज जाइलम और ज से जल। ठीक है, तो ये जो ज शब्द है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ज जाइलम, ज से जल, तो ये खनिज पदार्थों और जल का वहन करता है। फ्लोएम, जो फ्लोएम, फ से मैं याद करती थी फूड, हमेशा फूड को हम हिंदी में खाना बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो ऐसा उत्पाद जो पत्तियों में बना है, खाना बनता है पत्तियों में, तो वो पत्तियों से कहाँ जाता है? प्रकाश संश्लेषण के बाद पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है।
ठीक है। तो पत्तियों में जो खाना बनता है वो कहाँ पत्तियों से पूरे पौधे के अन्य भागों में जो भंडारण करना या भेजना, ठीक है। इसके बाद है जाइलम और फ्लोएम के कार्य में अंतर। तो बेटा ये है, मैं पहले उससे पहले जाइलम यहाँ दिखाती हूँ नीचे। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है, यह हमें पता है, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है, ठीक है। जाइलम में हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है मृदा से पत्ती तक, क्योंकि पानी कहाँ से आ रहा है, पानी कहाँ है, जल कहाँ है, मृदा में, ठीक है। जो जल मृदा में है तो मृदा से ही अवशोषित होगी, जड़ों से। तो जो ये गति हुई वो कैसी होगी, ऊपरी मुखी, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन जो फ्लोएम में गति है वो या तो ऊपरी मुखी हो सकती है या अधोमुखी यानी नीचे की ओर भी हो सकती है, क्योंकि पत्तियां तो बीच में है। पत्तियां ऊपर की तरफ भी भोजन फैलाएंगी, भोजन का वहन करेंगी और नीचे की ओर जड़ों तक भी करेंगी। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जो वर्ड है वो कैसे बना है, शब्द वाष्प जमा उत्सर्जन से मिलकर बना है, वाष्प जमा उत्सर्जन। वाष्प जमा उत्सर्जन यानी कि मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन। जो पत्तियां हैं उनमें से जल के अणु बाहर निकलते रहते हैं श्वसन के दौरान। जब ये स्टोमेटा यानी रंध्र खुलते हैं तो पत्तियों से जल के अणु का भी वाष्पन हो जाता है, एक चूषण उत्पन्न करता है, एक पुल यानी कि एक टेंशन क्रिएट करता है, यानी चूषण क्रिएट होता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अगर उसमें ऐसा उत्पन्न हुआ चूषण तो वो क्या करेगा, जो जाइलम कोशिकाओं से उपस्थित जो जाइलम कोशिकाएं हैं जड़ों में, उससे एक ऑर्डर देगा या फिर उसे जल, और मतलब आप ये कह सकते हो जो जाइलम कोशिकाएं जड़ों में पड़ी हैं वो उस समय जल को अवशोषित करना स्टार्ट कर देगा। ये भी समझाऊंगी मैं आपको फिर से जब आपके अंदर अभी आगे आएगा कि आखिर ये क्या होता है, चूषण कैसे बनता है। फ्लोएम आपको बता दिया है, ऊपर मुखी और अधोमुखी दोनों हो सकते हैं। जो फ्लोएम है उसकी गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है। जितना उसे खाना, हमें जितना खाना चाहिए हम उतना ही बनाते हैं, ऐसे ही इसकी गति भी किस पर निर्भर करती है, पौधे की ऊर्जा और आवश्यकता पर निर्भर और उसकी ऊर्जा पर निर्भर करती है, और ऊर्जा से उपयोग होती है, इसमें ऊर्जा भी उपयोग होती है। तो बेटा इसके बाद है हमारे पास, यहाँ देखिए ये चित्र में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दिखाई है। जो क्या हो रहा है, जड़ों से जल अवशोषित हो गया, जो मिट्टी में जल था वो किसने ले लिया, जड़ों ने। जड़ों से ऊपर की तरफ चढ़ा, चढ़ता चढ़ता कहाँ पहुँच गया, पत्तियों तक, ठीक है बेटा। पत्तियों में क्या हुआ, जो रंध्र हैं छोटे छोटे वो खुल गए। जब जो वो रंध्र खुल गए तो गैसों का आदान प्रदान तो शुरू हो गया, है ना। और उसके साथ साथ गैसों के साथ साथ जल वाष्प भी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये है गति का जो चित्र है कि कैसे जल की गति होती है। इसके बाद है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, पढ़िएगा इसको। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। जो पादपों में यानी पौधों में जो वाष्प श्वसन के दौरान होने वाली जो होती है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है यानी कि जो गैसों का आदान प्रदान होता है, उसी दौरान वाष्प के रूप में जल की हानि भी होती है। यह प्रक्रिया पादपों की निम्न रूपों से सहायता करती है, जल के अवशोषण यानी जल को सोखना, जड़ों से पत्तियों तक जल तथा उनमें विलय खनिज लवणों की ऊपरमुखी गति, नीचे से ऊपर की तरफ जल की गति होना, ठीक है। तो उसके जल के साथ साथ क्या विलय रूप में मिल जाएंगे, खनिज लवण भी मिल जाएंगे। तो आसानी से खनिज लवणों का तथा जल का अवशोषण हो जाता है मृदा से। इसके बाद है पादपों में ताप के नियमन के सहायक है। जो पादप है उसके अंदर जो ताप का नियमन है उसके सहायक होता है। जो जल के वहन के मूल दाब जो है रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है, रात के समय बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि दिन में जब रंध्र खुले हैं
जब दिन में क्या खुले हुए हैं, रंध्र खुले हैं। तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण, वाष्पोत्सर्जन का एक कर्षण यानी कि जो आपको पढ़ा है अभी वो कर्षण बनता है। जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। जाइलम में जो गति के लिए जो हम गति होती है जल की, उसके लिए जो प्रेरक क्या है वो बल है। ये कौन सा बल है, कर्षण बल। कौन सा बल है, कर्षण बल। क्या है बेटा, जब पत्तियों से वाष्प के रूप में जल निकल जाता है तो वो पत्ती नीचे की तरफ एक कर्षण जोड़ लगाती है, जिसकी वजह से जड़ें आसपास के मृदा से अवशोषित करती हैं किसका, जल का। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, वाष्पोत्सर्जन में कभी भी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता। स्थानांतरण, स्थानांतरण क्या है। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि जल का कैसे भंडारण होता है, जल कैसे कहीं से कहाँ तक पहुँचता है, कैसे पहुँचता है। लेकिन हम भंडारण खाने का बात कर रहे हैं। खाना कैसे खाना बनता कहाँ है, आपको पता है। खाना हमेशा बनता है पत्तियों में, और पत्तियों से कहाँ कहाँ भेजना है, पादप के अन्य भागों में भोजन के वहन की प्रक्रिया है। स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है। अब आपको पता है यहाँ पर उसने बोला ऊर्जा का उपयोग नहीं होता, लेकिन स्थानांतरण में एटीपी का उपयोग होता है, ऊर्जा का उपयोग होता है, क्योंकि उसने ऊपर भी भेजी नीचे भी भेजना है सारा जो खाना बनाया है या कुछ भी जो बना है, यानी जो पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण से जो ग्लूकोज वगैरह बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है, वो उस खाने को ऊपर की तरफ, पौधे के अपने से ऊपर की तरफ और पौधे में अपने से नीचे की तरफ भेज है ना, लगाएगा। तो उसमें एटीपी की ज़रूरत होगी। ठीक है ना। तो भेजने के लिए उसे किसकी ऊर्जा की आवश्यकता है, जिसको हम एटीपी के रूप में देते रहते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या क्या है। तो बेटा ये तो आपको पता है, घटक है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है बेटा। ठीक है। इसके बाद है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो बेटा जो पादप में कहाँ से होता है, जाइलम से होता है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम करता है। तो हम यहाँ से मैं ये रब करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से लिखेंगे जाइलम ये सब करता है, और जाइलम में हमेशा ऊपरी मुख गति होती है मृदा से पत्तियों तक। वाष्पोत्सर्जन एक टूक्शन उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख देंगे, उत्तर नंबर 2। ठीक है बेटा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं आप। ठीक है, कि फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। ये ऊपरी मुखी या अधोमुखी भी हो सकता है अन्य भागों तक। गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है और ऊर्जा के उपयोग से होती है। तो ये हो गया आप उत्तर नंबर 3। ठीक है बेटा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा इसमें जल है उसका उत्तर। इसके बाद है जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे पदार्थों में, यहाँ जो जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वहन में, बेटा इसके अंदर भी आप जो ये वाला है जाइलम और फ्लोएम के अंदर जो अंतर है, ठीक है बेटा, ये फिर से दर्शा सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम के अंदर दोनों में अंतर क्या है। तो ये आपका उत्तर नंबर 5 लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 29। अगली वर्कशीट आएगी हम फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।